हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने जीन पियाजे की थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा की थी। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कवर किया था। साथ ही हमने देखा था कि जीन पियाजे के क्या विचार हैं लैंग्वेज और थॉट के बारे में। जीन पियाजे ने जो जॉन रोके की स्टेटमेंट है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं कि उन्होंने कहा था कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क जो है, उसका दिमाग जो है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, लेकिन जीन पियाजे ने कहा था कि ऐसा नहीं है। बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है थिंकिंग पावर मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाता है। साथ ही हमने देखा था कि जीन पियाजे ने एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी दिया था, उसको भी हमने थोड़ा सा ब्रीफ में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही हमने जीन पियाजे के जो बेसिक्स, जीन पियाजे थ्योरी के जो बेसिक्स हैं उनको कवर किया। कुछ एक टर्म्स हमने देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो है हमारा अर्जित करना, अर्जन करना, ज्ञान का अर्जन करना, और अर्जन करने के बाद हम वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। समायोजन में भी हमारी दो क्रियाएं होती हैं, जैसा कि हमने देखा था एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि एसिमिलेशन एज इट इज़ मतलब किसी भी सूचना को, किसी भी तरीके को, ज्ञान को जैसा हमें दिखाया गया है उसी तरीके से हम उसको ग्रैब कर ले। और दूसरा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब है यहाँ इसमें मॉडिफाई करना, कुछ ना कुछ परिवर्तन करके हम उस सूचना को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करें। और एक लास्ट जो थी हमारी इक्विलिब्रेशन, जो कि संतुलन होना मस्तिष्क में। तो ये सब जो टर्म्स हैं हमने पिछली वीडियोस में ब्रीफ में डिस्कस की थी। आप लोगों ने जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी हो इसका फर्स्ट पार्ट, तो वो प्लीज़ वो ज़रूर देखें, ताकि हमें आज का जो हमारी क्लास है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम बेसिकली जीन पियाजे की जो मेन थ्योरी है, उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है, 4 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो उन्होंने जो 4 स्टेजेस दी हैं उनके बारे में, बच्चे का जो जीवन काल उन्होंने कवर किया, जो मतलब उन्होंने एज ग्रुप जो लिया वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक जो है उन्होंने एज ग्रुप लिया। और उसी एज को उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो वन बाय वन हम उन सारी स्टेजेस को कवर करेंगे। ये क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा आज ही सीटेट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ हुआ है। मैंने चैनल पे अपडेट डाली थी, तो आप लोग देखिए। उसका जो एग्ज़ाम है वो भी 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर की जो डेट उन्होंने दी है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। कुछ दिनों पहले हमने एस्टेट का नोटिफिकेशन भी देखा, जिसमें 7 और 8 दिसंबर का जो एग्ज़ाम जो है वो एस्टेट का दिया गया है। तो आने वाले टाइम में DSSB के एग्ज़ाम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, हर एक टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बेसिकली हमें सबसे पहली बात, इन स्टेजेस को समझने से पहले हमें इन स्टेजेस का जो नाम है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बच्चों को इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है। और इसका जो एज ग्रुप है, हर एक स्टेज पे कितना एज ग्रुप बच्चे का लिया गया है, ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। बाद में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अच्छे से वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है डेवलपमेंट की, कोग्निटिव डेवलपमेंट की, वो है सेंसरी मोटर स्टेज। आप देख रहे होगे सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि अभी बच्चा बिल्कुल छोटा है, पैदा हुआ है 0 से 2 साल। तो ये जो एज ग्रुप है 0 to 2 ईयर्स ओल्ड बच्चा, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी आप देख रहे होंगे। मोटर एक्टिविटी मतलब वो अपनी इन सेंसेस बेस्ड मूवमेंट जो है वो करता है। मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज़ ऑफ सिंबल, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज है, बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। बच्चा जो है बिल्कुल अभी अपनी इंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है, और उसी तरीके की मूवमेंट्स वो करता है अपनी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को बताने के लिए। वो अपने सेंसेस का यूज़ ज़्यादा करता है।
दूसरी जो स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका जो इसमें जो एज ग्रुप लिया गया है बच्चों का वो है 2 to 7 years ओल्ड। तो इसमें क्या है, यहाँ से अब बच्चे के अंदर भाषा का विकास होना शुरू हो जाएगा। बच्चा जो है मेमोरी बेस्ड जो है उसके एक्शंस रहेंगे। रटने की प्रवृत्ति जो है, रोट लर्निंग उसके अंदर होगी अभी इस एज ग्रुप पे। और इमेजिनेटिव थिंकिंग जो है, बच्चा जो है काल्पनिक जो है उसके अंदर इमेजिनेटिव थिंकिंग, काल्पनिक चिंतन जो है बच्चा करेगा। स्टोरी बेस्ड हम उसको सिखा सकते हैं, स्टोरीज़ के माध्यम से। और बच्चे के अंदर जो है उसके अंदर अभी हर एक बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, जिसके अंदर हम कह सकते हैं बच्चे की थिंकिंग जो है वो इलॉजिकल थिंकिंग होगी, ईगोसेंट्रिक होगा बच्चा। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके भी, हम इसे ब्रीफ में करेंगे। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें एज ग्रुप है 7 to 11 years ओल्ड। तो ये हमें ये जो चीज़ें हैं, ये जो एज ग्रुप हैं, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि ये जो एज ग्रुप का बच्चा है वो कौन सी स्टेज में आएगा। तो इस तरीके से हमें याद रखना होगा। यहाँ पर थिंकिंग जो है बच्चे की वो लॉजिकल हो जाती है। बच्चा जो है सिंबल्स का यूज़ करना सीख जाता है। फोर्थ स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 या 12 साल से ऊपर, बेसिकली 12 साल से 18-19 साल तक जो है ये स्टेज रहती है। क्योंकि पियाजे ने एडोलेसेंट तक ही काम किया था। एडोलेसेंस की जो एज है वो लगभग 18 या 19 साल तक रहती है। तो इसमें बच्चा जो है बच्चे की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। मेनली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चे की वो डेवलप हो जाती है। चलिए आगे हम इनको वन बाय वन ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है हमारी संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय, इसको हम, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो ये कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। और इसके जो नाम हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख लिए कि इसको क्या बोला जाता है। इंग्लिश में अगर हम कहें सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सेंसेस बेस्ड जो एज है बच्चे की, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो है अध्ययन करता है। इसके अंदर संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। इस चरण में जो शिशु, जब बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा होता है तो वो अपने वातावरण को इंद्रियों के माध्यम से समझता है और अपने हस्तक्षेपों के द्वारा जगह के साथ संवेदनशील बच्चा होता है। इसके अंदर क्या है, शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता बच्चे के अंदर आती है। और हम बात करें कि सेंसेस, बच्चा जो है इंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है इसके अंदर। तो इसकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बच्चे के अंदर सेंसरी थिंकिंग होगी, संवेदी चिंतन होगा, मोटर ओरिएंटेशन होगी, यानी कि उसके जो भी मूवमेंट्स होंगे वो सेंसेस के अराउंड ही हम देखेंगे। उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, जिसके लिए पियाजे ने एक परीक्षण किया। ये जो टेस्ट आपका यहाँ लिखा गया है, गेंद और कंबल परीक्षण, बॉल एंड ब्लैंकेट टेस्ट। तो इसमें क्या है, जब बच्चा जो है इस अवस्था में बच्चा कठिनाई महसूस करता है, यानी कि ये जो आपका ये जो लिखा हुआ है इस टेस्ट में, बच्चे क्या किया पियाजे ने, गेंद और कंबल का परीक्षण इसमें किया। इसमें एक बार बच्चे को गेंद दिखा दी जाती है, उसके बाद उस गेंद को कंबल में छुपा दिया जाता है। यदि अगर बच्चा जो है उस गेंद को दोबारा ढूंढने का प्रयास नहीं करता, तो यानी कि उसके अंदर अभी परमानेंसी नहीं आई है। अगर करता है तो उसके अंदर परमानेंसी, वस्तु स्थायित्व जो है, वहाँ पर बच्चे की वस्तु स्थायित्व की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये जो वर्ड हमें हमें यहाँ दिया गया है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बच्चे के लिए वस्तु के अभाव में उस वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि अगर वो उसके सामने है तो वो वस्तु जो है वहाँ पर है, अगर वो चीज़ वहाँ से हटा दी गई है तो उसके लिए उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो है या नहीं है। तो ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। और ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में दिया गया था, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये वस्तु स्थायित्व जो बच्चे के अंदर आता है,
वो कौन सी स्टेज में आता है। तो हम जब सेंसरी मोटर स्टेज को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं तो इसकी भी 6 सब स्टेजेस दी गई हैं पियाजे के द्वारा, वो भी हम आगे ब्रीफ में करेंगे। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको भी हमें बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कौन सी स्टेज की है। तो भाषा की अनुपस्थिति, जब बच्चा अभी 0 से 2 वर्ष का है के बीच में है, तो अभी उसके अंदर उसे अच्छे से बोलना नहीं आएगा, भाषा की उसके अंदर भाषा का ज्ञान उसे नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। दूसरा, इमिटेशन, अनुकरण करना, नकल करना। हम जिस तरीके के एक्शंस उसके सामने कर रहे हैं, जिस तरीके की क्रियाएं उसके सामने कर रहे हैं, या जो हम बोल रहे हैं उसको वो बार बार रिपीट करने की कोशिश करेगा, उसी तरीके के एक्शंस वो रिपीट करने की कोशिश करेगा, इसे बोलते हैं अनुकरण। और ये कब शुरू हो जाता है, 4 से 8 महीने का बच्चा जब होता है, तो तभी ये इमिटेशन जो है बच्चे के अंदर शुरू हो जाता है, नकल करने का, नकल करने की क्रिया। अब जो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये शुरू कब होता है, 8 से 12 महीने का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है। यानी कि जब, और ये कंप्लीट कब हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, 18 से 24, जब बच्चा लगभग 2 साल का है तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसके अंदर कंप्लीट आ जाती है। एक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है मेक बिलीव प्ले, यानी कि बच्चे की हमने देखी थी थिंकिंग कैसी है, इमेजिनरी थिंकिंग है। तो बच्चा काल्पनिक गतिविधियाँ करता है, जैसे घर घर खेलना, आप देख पे रहे होंगे इमेज के अंदर, घर घर खेलना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चा कर रहा है। तो इमेजिनरी थिंकिंग जो है इसके अंदर बच्चे की होती है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अच्छे से ध्यान रखें, ताकि आगे अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें तो आप उसका आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जो ये स्टेज है इसका जो एज ग्रुप है इसे भी आप अच्छे से याद रखें, किस स्टेज को कितने मतलब इसका जो एज ग्रुप है वो कितना है। सबसे पहले है बर्थ टू 1 मंथ, यानी कि 0 से 1 महीने का जो बच्चा है वो कम्प्लीटली उसके अंदर अभी रिफ्लेक्सेस जो है वो डेवलप होंगी। तो इसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्सेस बच्चे के अंदर होंगे, हमने पढ़ा भी था अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे। और इसके अंदर जो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 4 स्कीमाज होती हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जो बेसिक 4 स्कीमाज हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी चूसना, रोना, ये सब चीज़ें हैं, मतलब पूरे अपनी शारीरिक अनुक्रियाएं हैं, रोना धोना और संपूर्ण शारीरिक अनुक्रियाएं कर रहा है अपनी रिफ्लेक्सेस की हेल्प से। सेकंड जो सब स्टेज है वो है 1 to 4 मंथ का एज ग्रुप है इसके अंदर। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। 1 to 4 मंथ का जो एज ग्रुप है इसके अंदर क्या है, बच्चा सिंपल मोटर हैबिट्स जो है वो डेवलप कर रहा है। उसके अंदर यहाँ पर बच्चा सिंपल मोटर फंक्शंस कर रहा है, यानी कि वो अपने सर को ऊपर उठा सकता है, अपने मुंह को खोलना, जब भी उसके मुंह के पास हम खाना लेकर जा रहे हैं तो वो अपने मुंह को खोल रहा है, अपने सर को उठा रहा है, इस तरीके के प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस जो है वो कर रहा है। 4 to 8 मंथ की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, इसके अंदर क्या है, बच्चा इमिटेशन स्टार्ट करेगा। हमने अभी पिछली स्लाइड में ही पढ़ा था इमिटेशन कब स्टार्ट हो जाएगा, अनुकरण करना 4 to 8 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले PYQ हमारा है कि इमिटेशन जो है वो बच्चे के अंदर कब से कौन सी एज ग्रुप में बच्चे के अंदर कौन सी सब स्टेज है सेंसरी मोटर की जिसके अंदर वो बच्चे के अंदर इमिटेशन डेवलप हो जाती है। तो ये हमारी थर्ड स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन की। इसमें क्या करेगा बच्चा, इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स को बार बार रिपीट करेगा। उसके अंदर मतलब कोई भी चीज़ हम उसको दिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ उसको खिलौना कुछ भी दे रहे हैं उसके, तो वो उसको सक करेगा, अपने मुंह के अंदर उसे डाल लेगा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को वो रिपीट करने की कोशिश करता है। 8 to 12 मंथ्स जो ये लगभग 1 साल का बच्चा है, इसके ये जो है वो फोर्थ स्टेज में आएगा, कोऑर्डिनेटिंग सर्कुलर सेकेंडरी रिएक्शंस। अब ये सेकेंडरी रिएक्शंस हमने ऊपर पढ़ी, इनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा, ताकि वो कुछ मतलब एक तरीके का गोल डायरेक्ट बिहेवियर जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और यहीं से ही ऑब्जेक्ट परमानेंसी की शुरुआत होगी 8 to 12 में। हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था, बच्चे के काम में क्या आ जाएगी,
उद्देश्य पूर्णता आएगी, यानी कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये भी है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो मतलब वो रिस्पोंड करेगा, मतलब रिस्पोंड टू साउंड्स। नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ स्टेज जो हमारी है 12 to 8 मंथ, ये हमारी टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बच्चा जो है ऑब्जेक्ट्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। वो इतना मतलब जान जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं या उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो उससे अलग हैं। तो इस तरीके की थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी और ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है वो मैच्योर हो जाएगी। कम्प्लीटली डेवलप कब होगी, 18 to 24 मंथ के अंदर, जब ये इस स्टेज को हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं और अर्ली सिम्बॉलिक थॉट भी बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा इमेजिनेटिव प्ले के अंदर मतलब जो है वो एंगेज हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है वो कंप्लीट गेन कर लेता है बच्चा। तो ये सब स्टेजेस थी, इनको भी आप अच्छे से याद करें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मतलब क्वेश्चंस जो है डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें काफ़ी बच्चों को इन स्टेजेस सब स्टेजेस का पता नहीं होता, और पता भी होता है तो इतने डीप में पता नहीं होता कि कौन सी एज ग्रुप का बच्चा कौन सी सब स्टेज में है। तो इनको बहुत अच्छे से याद करें, ताकि अगर हमें इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो हमारे माइंड में क्लियर हो। नेक्स्ट हम बात करें, सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे की जो है हम बात करें चाइल्डहुड जो स्टेज है उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। जो हमने डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ी थी, तो चाइल्डहुड की शुरुआत जो है वो मतलब हम बात करें तो मतलब बचपन की शुरुआत बच्चे की यहाँ से हो रही है। तो यहाँ पर बच्चा सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड कब है बच्चा, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। यहाँ पर बच्चा पूरी तरीके से सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। यहाँ पर बच्चा स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जित कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा खेल के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी को धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। उसके बाद वो बच्चा जो है प्रतीकों को ग्रहण करेगा, लेकिन किसी भी कार्य का क्या संबंध है, यानी कि तर्क वितर्क करने की क्षमता उसके अंदर अभी नहीं आएगी। अभी वो अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। जो इमिटेशन बच्चे की स्टार्ट हुई थी 4 to 8 मंथ के बीच में, तो यहाँ पर वो क्या होती है, बिल्कुल मैच्योर हो जाती है। बच्चा इमिटेशन मतलब अनुकरण बहुत अच्छे से कर पाता है। आपने देखा होगा प्राइमरी लेवल पर जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पोएम्स को जब हम टीचर बोलता है तो बार बार बच्चा उसे रिपीट करता है। वो अपने जो टीचर के एक्शन है उसको भी एज इट इज़ रिपीट करने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को हम इमिटेशन बोलते हैं। तो स्टेजेस ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले हम बात करें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। ये जो 2 से 7 वर्ष का समय है उसको भी हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो स्टेज होती है वो हमारी प्री कंसेप्चुअल स्टेज, या फिर इसको बोला जाता है सिम्बोलिक फंक्शन। इस सिम्बोलिक फंक्शन भी बोला जाता है, और दूसरा इसका नाम है प्री कंसेप्चुअल फेज़। प्री कंसेप्चुअल फेज़ यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट सब स्टेज है, इसको 2 से 4 साल का एज 4 साल का जो एज ग्रुप है बच्चा है उसको इसमें यहाँ इसमें रखा गया है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, यहाँ बच्चा जो है सिम्बल्स का यूज़ करना सीख जाएगा, सिम्बोलिक प्ले करेगा। मतलब उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर आत्म केंद्रिता भी होगी, यानी कि वो अपने पर्सपेक्टिव से पूरे वर्ल्ड को देखेगा कि वो सेंटर में है और उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। एनिमिज़म जो है यहाँ पर बच्चे के अंदर होगा, सेंट्रेशन होगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो डायरेक्ट आपसे वर्ड ये लिख दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर और पूछा जाएगा कि ये किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि इसके अंदर कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी स्टेज की है। तो इसके अंदर जो हमारी सेकंड स्टेज बनती है इंट्यूटिव फेज़, इंट्यूटिव थॉट। तो इसमें बच्चा और भी थोड़ा सा मैच्योर है।
4 to 7 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो इसके अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी कि कोई भी चीज़ जो है वो हो रही है तो वो क्यों हो रही है। रीजनिंग बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास होना शुरू हो जाएगा। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी कि बच्चा जो है किसी भी क्वांटिटी को मतलब उसकी जो शेप है वो एज इट इज़ है वो चेंज जो है वो हो रही है। किसी भी चीज़ को हमने खींच दिया वापस से वो उसकी शेप जो है वो चेंज हुई या नहीं हुई, इस तरीके की चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है। क्लासीफाई करना बच्चा सीख जाएगा, किसी भी चीज़ को वो ऑर्डर में लगाना सीख जाएगा। उसके सीरियलाइजेशन जो क्रमबद्धता है वो भी इसके अंदर वो शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज़ को सीरियल वाइज वो क्रमबद्ध रूप से लगाने का प्रयास इसमें करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी। और ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा वर्ड मतलब कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन से स्टेज की है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। लगभग सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर कवर की गई हैं। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। ये जो दो सब स्टेजेस में ये डिवाइड किया गया है, प्री कंसेप्चुअल फेज़ और इंट्यूटिव फेज़। अब इसके अंदर भी यही चीज़ है। इसके अंदर जो हमने अभी पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं कि बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है, निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। जैसे वो टेडी बियर से खेल रहा है तो वो ये सोचेगा कि ये भी इसकी तरह ही एक जो है प्राणी है। निर्जीव वस्तु को सजीव समझना, तो इसे हम बोलते हैं एनिमिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चे के अंदर, आत्म केंद्रित होता है, यानी कि वो अगर चल रहा है तो वो अगर चल रहा है तो अगर वहाँ पर सूरज निकला हुआ है या चाँद निकला हुआ है तो वो देखेगा कि ये सन और मून उस जो है उससे फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरा इसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से होने लगता है। उसकी थिंकिंग, मोड ऑफ थिंकिंग और रीजनिंग क्या है, इलॉजिकल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर कि बच्चे की थिंकिंग किस तरीके की होती है। प्री कंसेप्चुअल फेज में इलॉजिकल होती है और इमेजिनेटिव होती है। दूसरा जो हमारा फेज़ है इसके अंदर हमने बात की थी इंट्यूटिव फेज़। इंट्यूटिव फेज़ में क्या है, बच्चा जो है छोटी छोटी गणना और जैसे जोड़ घटा को सीख रहा है, क्रमबद्ध। इसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे के अंदर। दो टाइप की स्पीच होती है, ईगोसेंट्रिक और सोशलाइज स्पीच। तो यानी कि इसमें ईगोसेंट्रिक में क्या होता है, बच्चा अपने आप से बात करता है, और सोशलाइज में क्या होता है कि बच्चा दूसरों से बात करता है। इसके अंदर कंसेप्ट जो है वो एडवांस लेवल पे बच्चे के अंदर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड जो हमारी स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो एज ग्रुप है 7 से 11 वर्ष है। इसमें क्या है, बच्चे ने स्कूल जाना आरंभ कर दिया और वस्तु और घटनाओं के बीच बच्चा समानता, भिन्नता और समझने की क्षमता बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वन बाय वन इनको भी हम समझेंगे। इस अवस्था में बच्चे के अंदर संख्याबोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से पारस्परिक संबंध का ज्ञान बच्चे के अंदर हो जाता है। बच्चा तर्क करने की क्षमता जो है बच्चे के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अगर हम इन शॉर्ट हम बात करेंगे तो अपने चारों ओर के जो आसपास का जो वातावरण है उसके साथ अनुकूलन यानी कि उसके अंदर समायोजन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए वो उसके समाज के नियमों को सीखना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है सीरिएशन, यानी कि श्रेणीबद्धता, सीरियलाइजेशन, यानी कि वो किसी भी कोई भी वस्तु है उनको स्मॉल टू लार्ज इस तरीके से वो जो है अरेंज कर पाएगा। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है हम देखें क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है बच्चा में अलग अलग प्रकार के तथ्यों को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो बांटना शुरू कर देगा। थर्ड जो स्टेज है वो थर्ड जो है हमारी रिवर्सिबिलिटी, यानी कि परिवर्तनशीलता, यानी कि पानी से भाप किस तरीके से बन रही है और भाप से पानी किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके की थिंकिंग जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी। फोर्थ है यहाँ पर हम देख रहे हैं कंजर्वेशन, यानी कि अविनाशिता, यानी कि पानी का भाप या बर्फ बनना, यानी किसी वस्तु के बाह्य रंग रूप आकार में परिवर्तन होने पर उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि जो बर्फ़ है
या बर्फ़ की बात करें या वो पानी की बात करें या हम भाप की बात करें, वो सेम ही चीज़ से बनी हुई है, वो जो है पानी से बनी है। ठीक है, तो उसका जो मूल रूप है वो एज इट इज़ रहेगा। एक हमारी ये है डिसेंटरिंग, यानी कि विकेंद्रीकरण, यानी किसी वस्तु के विभिन्न आयामों को हम क्या करें, एक साथ समझ रहे हैं, यानी कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हम समझ रहे हैं, फोकस किसी भी चीज़ को, यानी कि हम उसको अच्छे तरीके से किसी भी वस्तु मल्टी डायमेंशनलिटी अगर हम बात करें तो किसी भी वस्तु के विभिन्न आयामों को एक साथ समझना। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। आगे हम बात करें, इनको थोड़ा ब्रीफ में समझें। मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग बच्चे के अंदर हो जाती है। कंजर्वेशन हमने देखा अभी बच्चे के अंदर, संदर्भ, रिवर्सिबिलिटी, कंटेक्चुअलाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज़ के संदर्भ में वो अपनी बात को रख पाने में समर्थ होता है। सीरिएशन, श्रेणीकरण, मतलब किसी भी चीज़ का वर्गीकरण वो कर पाएगा। एनालॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, क्लासिफाई करने में वो सक्षम होगा। कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी, यानी कि उसके सामने कोई चीज़ मतलब मूर्त चिंतन, कोई चीज़ है तो उसके बारे में उसके सामने वो सोच पा रहा है। एक और बात, यहाँ पर बच्चा अपनी आइडेंटिटी को खोजने का प्रयास करेगा कि वो उसका अपना अस्तित्व क्या है, अपनी पहचान का निर्माण करने का वो कोशिश करेगा। कार्यों को करके सीखने की योग्यता उसके अंदर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी थिंकिंग किस तरीके की हो जाएगी, लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग हो जाएगी। यहाँ पर बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सोशल वैल्यूज़ जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी थर्ड स्टेज की थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। अच्छा, अब हम बात करते हैं फोर्थ हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर की जो स्टेज है बच्चों की, वो होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा आ जाता है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर बच्चे के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है, बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या मतलब है? कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब है कि कोई चीज़ हमारे सामने है और उसके बारे में हम सोच विचार कर पा रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन। अमूर्त यानी कि कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में कुछ ना कुछ अपने विचार, उसकी अगर हम उसका जिक्र कर रहे हैं तो मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ विचार हम अपने प्रकट कर पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन। तो यहाँ पर तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है। बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने का प्रयास करता है। परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस जो है बच्चे के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। कि कोई भी काम हो रहा है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, इस तरीके की चीज़ जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास होगा, यानी कि कोई भी काम जो है उसमें कुछ ना कुछ विसंगतियाँ आ रही हैं तो वो उनको दूर किस तरीके से किया जाए, तो इस तरीके की एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी। इसीलिए इस अवस्था को अंतर्ज्ञान भी पियाजे के द्वारा कहा गया है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, इस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये दूसरा हमारा है कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। यानी कि कोई भी काम हुआ तो उसके पीछे का क्या कारण था, या कोई भी काम अगर बच्चा करने जा रहा है तो क्यों करने जा रहा है और उसका क्या परिणाम हो सकता है। कोज इफेक्ट रिलेशनशिप एनालाइज कर पाएगा बच्चा, सिंथेसिस कर पाएगा, और जो है बच्चे के अंदर समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो अब इसकी हम बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, अगर हम बात करें कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है एजुकेशन के अंदर। पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक निहितार्थ, यानी कि इसमें क्या है, बच्चों के सोचने की प्रक्रिया पर हम ध्यान केंद्रित करें, ना कि क्या आउटपुट निकल रहा है, बच्चा सोच कैसे रहा है। बच्चे को हम कुछ ना कुछ मतलब कोई इनपुट हम डाल रहे हैं तो उसके आउटपुट पे हम जो है अपना ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि जो प्रोसेस हो रही है, बच्चा कर क्या रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से उसने किसी समस्या का समाधान निकाला है, वो प्रक्रिया पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सीखने की गतिविधियों में बच्चे की स्वप्रेरित और सक्रिय भागीदारी यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का होना चाहिए। बच्चे का जो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो उसका रोल है उसको तवज्जो दी जानी चाहिए।
शिक्षकों की मुख्य भूमिका छात्रों को विभिन्न अनुभव प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करना। जितनी भी लर्निंग है वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को नए नए एक्सपीरियंसेस दें ताकि बच्चा खुद करके सीखने का प्रयास करे। डिस्कवरी लर्निंग के बारे में भी बात की है कि बच्चों के अंदर नई समझ को प्रोत्साहित करते हुए खोज, अन्वेषण और प्रयोग करने के अवसर बच्चों को प्रदान करें ताकि बच्चे समस्या का समाधान खुद निकाल पाएँ। तो ये हमने आज जो है पियाजे की जो थ्योरी है उसको लगभग कंप्लीट कर लिया है। और इसके अंदर से मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं। एक एक स्टेज को बहुत अच्छे से हमने कवर किया और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप अच्छे से एक बार जो है सारी अच्छे से रिवाइज़ करें ताकि आने वाले टाइम एग्ज़ाम्स में अगर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो हम उन्हें बहुत आराम से आसानी से उन्हें अटेम्प्ट कर पाएँ। अब कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं हम इस थ्योरी पर बेस्ड जो है उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी हमने देखा सोचने की प्रक्रिया पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं होना चाहिए। व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, इस पर बिल्कुल भी बल नहीं देते पियाजे। अवधारणाओं को जटिल से सरल, ये बिल्कुल उल्टा है। हम कैसे, हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, सरल से जटिल की ओर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर करते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, या बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि उन्होंने बच्चों जो है उनका जो स्टडी का एज ग्रुप था वो जन्म से लेकर जो है एडोलेसेंट, किशोरावस्था तक उन्होंने बच्चों को स्टडी किया। तो उन्होंने इससे कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं इसकी। तो वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, ये 4th स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज की है। ये हमारी 3rd स्टेज की है। वर्गीकरण, सीरियलाइजेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की है। और हमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता जो है बतानी है। तो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ये जो है इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चरणों का क्रम बच्चे के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है, ये नहीं है, गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा है, उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 यानी कि 5 अलग अलग चरण हैं, 4 स्टेजेस को पियाजे ने बताया था। चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। एक स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज जो है वो उसको उस पर पहुँचा जा सकता है। तो ये चरण जो है वो अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की कब डेवलप हो रही है, जब बच्चा 12 वर्ष से ऊपर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो अनुकरण, इमिटेशन, स्मृति और मानसिक निरूपण। फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि बच्चा जो है मेमोरी बेस्ड एक्शन करता है, रोड लर्निंग उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। अनुकरण, इमिटेट करने की वो कोशिश करता है। इमिटेशन 4 से 8 मंथ में स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय यानी कि
बच्चे का जो बच्चे के अंदर भाषा का विकास कब शुरू हो जाता है, कब होना शुरू हो जाता है, तो हो जाएगा जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था का समय या प्रारंभिक बचपन का समय। तो ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा चाइल्डहुड, जब बच्चे की जो है क्या बोलते हैं बचपन, प्रारंभिक बचपन का समय, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे की संरचना है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या ऑप्शन सही है। एक बार हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। अनुबंधन, प्रलंबन, स्कीमा और अवलोकन अधिगम। तो इनमें से ये सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, स्कीमा। स्कीमा की बात जो है प्याजे ने की थी। बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं इनके बारे में प्याजे ने नहीं बताया था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होता है। सेंसरी मोटर स्टेज की जो एक सब स्टेज है जिसमें 4 to 8 मंथ जब बच्चा होता है, वो टू 8 मंथ का सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो स्टेज है बच्चे की, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है बच्चे के अंदर देखी जा सकती है। तो इस ऑब्जेक्ट परमानेंसी से हम क्या समझते हैं, यह विचार की वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती है जब उन्हें नहीं देखा जा सकता। वस्तुओं में विद्यमान गुणों की विविधता, पहले से सीखी हुई योजनाओं को संगठित करना या किसी रोचक घटना का पुनरुत्पादन करना। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। आई होप ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज हमने प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 2 पार्ट्स हमने इसके कवर किए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बेसिक जो बातें थी प्याजे के द्वारा जो कही गई थी और इस थ्योरी को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी। आज हमने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से कवर किया, साथ ही कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने प्याजे की थ्योरी पे बेस्ड जो है हमने किए हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट थ्योरी के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।